हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। समटाइम्स सर्टेन एक्सपेंडिचर विच इज नॉर्मली ट्रीटेड एज रिवेन्यू मे बी यूजुअली हैवी एंड इट्स बेनिफिट इज लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर मोर देन 1 ईयर। यानी कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम नॉर्मली जो है एज अ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ट्रीट करते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट जो है हम 2 से 3 ईयर्स तक के लिए लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, और अच्छे से समझेंगे कि डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। In such a case, in such a situation, it is considered appropriate to spread the cost of expenditure over a number of accounting year। यानी कि क्या होता है ना कि जो भी हमने एक्सपेंडिचर करा, मान लो हम एक एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट जो हमने करवाई ना, तो उस एडवर्टाइजमेंट को करवाने के लिए हमने एक्सपेंडिचर दिया 5 लाख। 5 लाख रुपीज़ का हमने क्या किया, एक्सपेंडिचर किया। और जो एडवर्टाइजमेंट थी वो 5 साल तक चलेगी, 5 साल तक हमें उस एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट होगा। तो जो 5 लाख रुपीज़ का एक्सपेंडिचर हुआ है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एक ही बार में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में शो नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जो 5 लाख है उसको उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 5 ईयर्स में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम सिर्फ 1 लाख रुपीज़ शो करेंगे, और जो बाकी की 4 लाख रुपीज़ है वो हम असेट्स में, बैलेंस शीट में असेट साइड में 4 लाख रुपीज़ एज अ असेट हम अपने शो कर देंगे। ठीक है, hence it is capitalized and only a portion of the total amount spent is charged to the profit and loss account of the current account. The balance is shown as an asset which will be written off during the subsequent accounting year. Such expenditure is called a deferred revenue expenditure because its charge to profit and loss account has been deferred to future years. Some example of such expenditure are, यानी कि वही बात मैंने की, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 5 सालों तक हमें बेनिफिट देगा। उसका एक खर्चा जो है, उसका एक्सपेंडिचर जो है वो हमें एक साल में कंसीडर नहीं करना। मान लो 5 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर किया, एक साल में हमने 1 लाख रुपए ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करने हैं, बाकी के 4 लाख रुपए जो है हम बैलेंस शीट में एज ए एसेट साइड शो करेंगे। नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, फिर से 1 लाख रुपए जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, बाकी के जो 3 लाख रुपए बचे वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे एसेट साइड। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, सेम 1 लाख रुपीज़ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और 2 लाख रुपीज़ जो है एसेट साइड में जो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर देंगे। इसी तरह की ये प्रोसेस चलता रहेगा, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 5 सालों के अंदर क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि डेफर्ड पेमेंट होती है क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। हमारे पास एक नया प्रोडक्ट था, हम मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, लोगों को बताना चाहते थे कि इस तरीके का प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल है, तुम्हें आप लोगों को ये क्या करना चाहिए, परचेज करना चाहिए। ठीक है, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर हमने किया, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट। सेकेंड है एक्सपेंडिचर incurred on formation of a new company, that is preliminary expenses। यानी कि कोई एक नई कंपनी को फॉर्म करने में हमने कुछ एक्सपेंस किया, उसको भी हम क्या करते हैं, डेफर्ड पेमेंट का पार्ट मानते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपेंस है वो क्या होएगा, रिटर्न ऑफ होएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। ब्रोकरेज चार्जेस, अंडर रिटर्न कमीशन पेड एंड अदर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। मान लो हमने शेयर्स इशू किए, हमने डिबेंचर इशू किए, तो जो शेयर और डिबेंचर हमने इशू किया है तो इनका बेनिफिट सिर्फ हमें एक साल के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि इनका जो बेनिफिट है हमें मोर देन 1 ईयर के लिए मिलेगा। तो इस पर जो ब्रोकरेज चार्जेस हम पे करते हैं, अंडर राइटर कमीशन जो हम पे करते हैं, वो भी डेफर्ड पेमेंट का पार्ट होते हैं। कॉस्ट ऑफ शिफ्टिंग द प्लांट एंड मशीनरी टू अ न्यू साइट which may involve dismantling, removing and re-erection of the plant and machinery। ठीक है, तो ये भी हमारा किसका पार्ट होता है, डेफर्ड एक्सपेंडिचर का। लेट अस टेक द केस ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन का इन्होंने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया, जो मैं आपको बता चुकी है, इसको पढ़ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि लिखना कैसे। इट इज़ नॉट अ रूटीन एडवर्टाइजमेंट एंड द अमाउंट इन्वॉल्व इज यूजुअली हैवी। यानी कि रूटीन जो हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो हमें बेनिफिट बहुत सारे ईयर्स के लिए देगी, इसलिए इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हमें करना पड़ता है। इट बेनिफिट विल नॉट completely exhaust in one accounting year but will continue over 2 to 3 years, hence it is not proper to charge such expenditure to the profit and loss account of 1 year। इस तरीके का एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक ही साल के अंदर चार्ज नहीं किया जाता, बल्कि इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आगे आने वाले कुछ सालों में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो एक्सपेंडिचर था वो 3 सालों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, वी मे चार्ज 1/3 ऑफ द अमाउंट स्पेंड ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का 1/3 हम जो है वो चार्ज करेंगे। जो भी एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 1/3 पोर्शन जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट का चार्ज करेंगे। एंड शो
balance in the balance sheet as an asset, and in the second year again we may charge a similar amount of profit and loss and show the balance as an asset. In the third year we may charge this balance to the profit and loss account. Every expenditure which is regarded as deferred revenue is treated in this way in the final account. तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को चार्ज करते हैं. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, और आप अच्छे से इसको क्लियर हो गया होगा. अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, ताकि आपके डाउट जो है वो अच्छे से क्लियर हो सके. हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.